हेलो क्लास, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 गति। तो चलो देखते हैं गति को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, गति शब्द से आप परिचित हैं। गति के कई उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में भी मिलते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, वाहनों का चलना, फल का पेड़ से नीचे गिरना, पक्षियों का उड़ना। ये सब उदाहरण क्या है? गति के हैं, जिसको हम अपने दैनिक दिनचर्या में भी मतलब डेली लाइफ में भी देख पाते हैं। यह तो हम जानते हैं कि हर पल हमारे आसपास विभिन्न वस्तुएं गति में हैं और हम स्वयं भी सदैव क्या हैं? स्थिर नहीं रहते हैं। हम भी क्या करते हैं? गति करते हैं। गति अनेक क्रियाओं और परिवर्तनों का क्या है? आधार है और इसके अध्ययन एवं विश्लेषण से अनेक बुनियादी सवालों का जवाब मिला है। मतलब गति के अध्ययन से हम ये बता पाए हैं कि ऋतु किस प्रकार परिवर्तित होती है। ऋतु किस प्रकार परिवर्तित होती है, इसका आंसर क्या है? हमें ये देखने से मिलेगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे गति करती है। अगर हम इस प्रश्न का आंसर ढूंढें ऋतु परिवर्तन का, तो हमें यह समझना आवश्यक है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी किस प्रकार गति करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में किसी वाहन को कितना समय लगता है, यह भी गति की समझ से दर्शाते हैं। हम प्रायः यह कहते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो? परिवर्तन हो। कोई वस्तु जो पहले यहाँ थी, थोड़ी टाइम के बाद वो यहाँ पे आ गई, है ना? तो समय के साथ उनकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि वह वस्तु क्या है? गति में है। पर क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील हो जबकि दूसरे के लिए वह वस्तु क्या हो? स्थिर हो? क्या एक ही वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए स्थिर तथा दूसरे व्यक्ति के लिए गतिशील हो सकती है? हाँ, ऐसा होता है। ट्रेन में जब आप बैठते हो तो आप और आपके जो साथी उस ट्रेन में बैठे रहते हैं वो मतलब अपने आप को स्थिर अवस्था में महसूस करते हैं। लेकिन ट्रेन के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा आपको देखता है ट्रेन से जाते हुए, तो आपको और आपके मतलब ट्रेन को क्या है? वो गति अवस्था में पाता है। लेकिन अगर आप उसको मेज़र करेंगे, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपको ये प्रतीत होगा कि ट्रेन के बाहर में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बच्चे हो, आपको ये लगेगा कि वो पीछे की ओर गति कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपको ये प्रतीत होगा कि ट्रेन के बाहर जितनी भी वस्तुएं हैं वो पीछे की तरफ गति कर रही हैं। और ट्रेन के बाहर में अगर कोई लड़का है तो वो ये प्रतीत करेगा कि ट्रेन और आप क्या है? ट्रेन के साथ गतिशील में हैं। यहाँ पे जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, आपको लगेगा कि अन्य बैठे यात्री और आप भी स्थिर है, किंतु ट्रेन के बाहर खड़े व्यक्ति के लिए ट्रेन और आप दोनों क्या हैं? गति में हैं। यदि आप सड़क के किनारे खड़े हैं तो आसपास के पेड़ स्थिर दिखते हैं, पर यात्रा करते समय चलती बस से वे गतिशील प्रतीत होते हैं। अगर आप बस में बैठे हो चाहे ट्रेन में बैठे हो तो सड़क के आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं वो कैसे दिखते हैं? गतिशील अवस्था में दिखते हैं। वस्तु गति में है या स्थिर, इस पर निर्भर करता है कि अवलोकन कौन कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है। क्या वो बस में है कि ट्रेन में है कि बाहर में है कि स्थल में है? कोई वस्तु गति कर रहा है या नहीं, इस बात का पता हम उसके अवलोकन से करेंगे कि वो जो मेजर कर रहा है कि वो कहाँ पे है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु गतिशील तब है जब किसी अवलोकन बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में समय के साथ नियमित परिवर्तन होता है। कोई वस्तु गति में तभी होगी जब समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो? परिवर्तन हो। किसी भी स्थान को अवलोकन बिंदु हम लोग मान सकते हैं। इसे निर्देश बिंदु भी क्या कह सकते हैं। दैनिक जीवन में जिन गति को हम देखते हैं उनका अध्ययन आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति पैदल चलता है तो उसके पैरों की गति के साथ साथ उसके विभिन्न अंग जैसे हाथ, सिर आदि भी गति करते हैं। जब कोई वाहन चलता है तो उसके अलग अलग पुर्जे भिन्न भिन्न गति में होते हैं। जैसे साइकिल चलाते समय आपके पैरों की गति, पैडल की गति, चैन की गति, पहिया की गति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो सामान्यतः वस्तु के अलग अलग भाग अलग अलग दिशा में गति करते हैं। वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में क्या होती है? ज़्यादा होती है।
तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रैखिक गति क्या है। तो रैखिक गति को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, संपूर्ण वस्तु का प्रतिनिधि एक बिंदु को मान लिया जाता है और उस बिंदु की सरल रेखा में हो रही गति को ध्यान में रखा जाता है। संपूर्ण वस्तु, जैसे कि कोई बॉल है, बॉल को आप नीचे गिरा रहे हो तो वो एक सीधी रेखा में गति करेगी। उसी तरह से ट्रेन जो है सीधी पटरी पे चल रही है तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, रैखिक गति। और ऊंचाई से गिराने पर पत्थर की गति, ये सभी रैखिक गति है। संपूर्ण वस्तु का प्रतिनिधि एक बिंदु को मान लिया जाए, या फिर ट्रेन को मान लिया जाए या फिर पत्थर को, तो उस बिंदु की सरल रेखा में हो रही गति को ध्यान में रखा जाए। जैसे कि ट्रेन सीधी रेखा में गति कर रही है और यह बिंदु हम ऐसा चुनते हैं जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित प्रतीत होता है। ठीक है, किसी वस्तु की सीधी रेखा में गति क्या कहलाएगी, रैखिक गति कहलाएगी। उदाहरण के लिए ट्रेन, पटरी पर चलती हुई ट्रेन ऊपर से पत्थर गिराने पर या फिर बॉल को गिराने पर, ये सभी आपके उदाहरण है रैखिक गति का। अब यहाँ पे देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, गति का वर्णन, गति क्या है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। अब हम गतिशील वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। हमें ये पता चल गया कि गति क्या है। किसी भी वस्तु की समय के साथ होने, मतलब किसी भी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। मतलब वस्तु में समय के साथ होने वाले उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है, जैसे पहले वस्तु यहाँ पे थी, थोड़े समय के बाद यहाँ पे चली गई, तो हमें ये लगेगा कि वो वस्तु क्या है, अपने स्थिति में समय के साथ परिवर्तन कर रही है। कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन कर रही है तो वो गति में है। तो यहाँ पे समय के साथ किस प्रकार से वो परिवर्तन करती है इसको यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे है एक वस्तु जो कहाँ पे है, बिंदु ओ पर है। एक वस्तु जो बिंदु ओ पर है और इस स्थान से वह गति करना प्रारंभ कर रही है, तो वहाँ जहाँ से वो स्टार्ट करेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। जैसे कि यहाँ से वो वस्तु चलना स्टार्ट करी है तो ये उसका मूल बिंदु कहलाएगा। अब वह ओ से डी तक, डी से सी तक, सी से बी तक और बी से ए तक पहुँचती है। वो वस्तु गति करती हुई यहाँ तक पहुँचती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 किलोमीटर से यहाँ तक ए तक कितना किलोमीटर दिया है, 50 किलोमीटर। अब वस्तु अभी 50 किलोमीटर तक चली है, उसके बाद क्या करती है, वह ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक पुनः चलती है। पहले इधर की ओर चलती है, उसके बाद फिर इधर की ओर डी तक आ जाती है। तो अब हमें यह बताना है कि वस्तु जो है कितना अपने मार्ग में कितना लंबाई तय की है, मतलब इस मार्ग में वह कितना लंबाई चला है। तो हमें यह देखना है कि वह इस मार्ग में कितना लंबाई तक चला है, इतना चला है कि इतना चला है कि इतना चला है, इसी को मेज़र करना है यहाँ पे। तो हमने देखा पहले में क्या है, बिंदु ओ है, ओ से डी तक, डी से सी तक चलती है, सी से बी तक चलती है और बी से ए तक चलती है। यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50 है। ये किलोमीटर में है। मान लेते हैं कोई वस्तु जो है ओ से ए तक चलती है, मतलब वो 50 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब वह उसी दिशा में जिस दिशा में चली थी वापस आ जाती है। कहाँ तक आती है, डी तक। तो हमें ये बताना है कि वह टोटल कितना किलोमीटर का मार्ग क्या है, तय किया है। तो यहाँ से ओ से ए तक पहुँचने में 50 किलोमीटर लगा और पुनः उसी मार्ग में वो वापस कहाँ आ गई, डी तक। तो यहाँ पे देखो 10, 20, 30 और 40 यहाँ से यहाँ तक चला, उसके बाद पुनः यहाँ से यहाँ तक वो आ गया है। तो यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ 10 और यहाँ 10, टोटल 40 किलोमीटर ए से डी तक पहुँचने में लगा।
तो अब हमें ये बताना है कि वह कितना किलोमीटर अपने मार्ग पे कितना किलोमीटर तक चला है। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर। तो ये क्या कहलाएगी, 90 किलोमीटर उसकी दूरी कहलाएगी। जो वस्तु ओ से ए तक चला है और फिर ए से फिर डी तक आ गया है, तो ये 90 किलोमीटर क्या है, उसकी दूरी कहलाएगी। ठीक है। वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई उसकी क्या कहलाएगी, दूरी। वो कितना किलोमीटर क्या है तय किया है, यह उसकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। अब हमें देखना है विस्थापन कितना आएगा। हमने देखा वस्तु ओ से ए तक चली, फिर ए से पुनः डी तक आ गई, तो विस्थापन क्या है उसको पहले देखते हैं। प्रारंभिक वस्तु और अंतिम वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। हमने देखा कि वस्तु जो है ओ से चलना स्टार्ट की है और ओ से ए तक के बाद ओ से ए तक चली, उसके बाद पुनः डी तक आकर के रुकी है। तो यहाँ अंतिम प्रारंभिक स्थिति ये हो गई और अंतिम स्थिति ए नहीं है यहाँ पे, क्योंकि भाई वो चला तो यहाँ तक है, उसके बाद पुनः फिर से यहाँ तक तो आया है ना, डी तक। तो अंतिम स्थिति ये है, प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति क्या है, डी है, क्योंकि वस्तु ओ से ए तक चली, ए से पुनः डी तक आकर के रुकी है, यहाँ पर वो रुकी है। तो प्रारंभिक स्थिति हमारी ओ है और अंतिम स्थिति क्या है, डी है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। ये तो हो गया आपका दूरी, और विस्थापन क्या है। तो अब यहाँ पे देखो प्रारंभिक स्थिति कितना है, 0, और अंतिम स्थिति कितना है, D। यहाँ पर आकर के रुका है, तो विस्थापन कितना आ गया, 10 किलोमीटर। ठीक, विस्थापन कितना आ गया, 10 किलोमीटर। तो हाँ, ये समझ में आ गया होगा। वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई 90 किलोमीटर है, क्योंकि वस्तु ओ से ए तक चला है और ए से पुनः डी तक आया है, तो 90 किलोमीटर हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि विस्थापन कितना है। तो प्रारंभिक स्थिति हमारा ओ था, वस्तु ओ से चलना स्टार्ट किया है और डी तक आकर के रुका है, तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, जो आ गया हमारा 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने देखा अंतिम व प्रारंभिक स्थिति का अंतर कितना आया, 10 किलोमीटर। इस अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन और तय की गई दूरी को हम लोग थोड़े और विस्तार से जानेंगे। दूरी क्या होता है, तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। जैसे आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो गई, आपकी दूरी। आपने कितना किलोमीटर तय किया है, ये कहलाएगी आपकी दूरी। उसके बाद आप स्कूल जा कर के फिर कितना, कहाँ तक आकर के रुके हो, ये आपका कहलाएगा विस्थापन। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। जैसे आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से पुनः इसी मार्ग पर यहाँ पर आकर के रुके। ठीक, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ऐसे करके फिर से यहीं पर आकर के रुकते हो, तो यहाँ पे जितना किलोमीटर आप यहाँ से यहाँ तक, ये आ जाएगी आपकी दूरी। और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, ये कहलाएगी विस्थापन। तो विस्थापन जो होती है दिशा पर निर्भर करती है। विस्थापन किस पर निर्भर करती है, दिशा पर। मतलब ये है कि दिशा के बदलने से विस्थापन का मान भी क्या हो जाएगा, बदलेगा। जैसे कि आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ से ऐसे मुड़ करके यहाँ पे आकर के रुके। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक बी तक चलते हैं, उसके बाद पुनः इधर की ओर आ जाते हैं यहाँ पे, तो प्रारंभिक स्थिति हो गई ये और अंतिम स्थिति हो गई ये। ठीक है, तो अब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या हो गई, अब बड़ी हो गई। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूरी क्या है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। मतलब ये कहे कि यहाँ पे विस्थापन कम है लेकिन यहाँ पे विस्थापन क्या है, ज़्यादा है। तो दिशा बदल रही है तो विस्थापन का मान भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
है ना। तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। इसका मतलब ये है, मतलब विस्थापन का पता करने के लिए परिणाम के साथ साथ हमें दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। परिणाम का मान यहाँ पे अंकीय मान से है, जैसे कि यहाँ पे 10 लिखा है, 90 लिखा है, 40 लिखा है, 50, तो इस मान से है। परिणाम का मतलब उसी मान से है। तो यहाँ पे विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। तो विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिमाण मतलब यहाँ पे मान, जैसे कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, यहाँ पे 20 किलोमीटर है, यहाँ पे कितना है 30। तो इन सब का पता होना चाहिए और उसके साथ साथ हमें दिशा की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दिशा के साथ साथ विस्थापन का मान भी क्या होता है, चेंज होता है। अगर दिशा पता होगी तो हम विस्थापन आसानी से बता सकते हैं। लेकिन दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि क्यों है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पूछ रही हूँ, आप घर से स्कूल तक पहुँचे या फिर आपने कितना दूरी तय किया है, तो आप दूरी बताओगे। दूरी जैसे कि यहाँ से आप चलना स्टार्ट किए हो, यहाँ पे मान लेते हैं 5 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रारंभिक स्थिति और ये क्या हो गई आपकी अंतिम स्थिति, है ना। तो यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया है, तो मैं पूछ रही हूँ कि आपने कितना दूरी तय किया है, तो आप अपना दूरी को ही बताओगे। वहाँ पे अगर दिशा को, जैसे कि दिशा को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है। दिशा के साथ साथ दूरी का मान क्या है, चेंज नहीं होता है। जैसे कि 5 किलोमीटर आप इधर की तरफ चल सकते हो, 5 किलोमीटर आप इधर की तरफ भी चल सकते हो, और इधर की तरफ और इधर की तरफ। 5 किलोमीटर आप जिधर की तरफ चलो, मान उतना ही आएगा, मतलब दूरी उतना ही आएगा। कितना, 5 किलोमीटर। मतलब दूरी का मान बताने के लिए, दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम उन दोनों का अंतर नहीं निकालते हैं, तो इस कारण यहाँ पे क्या है, हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। दूरी, इसका मतलब यह है कि आपने कितनी लंबाई, कितनी अपने मार्ग पर कितना लंबाई तय की हो, चाहे मार्ग क्या है, कोई सा भी हो, ठीक है। लेकिन विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन सदिश है और दूरी क्या है, अदिश है, ठीक। हाँ, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को व्यक्त करने के लिए, वो कितना दूरी चला है, इसको जानने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, अंक की आवश्यकता होती है। 10 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चले, 40 किलोमीटर चले, इन सब की बस आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ऐसी राशि अदिश राशि कहलाती है। ऐसी राशि जिसके केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, परिणाम के साथ साथ किसी दिशा की आवश्यकता हमें नहीं होती है, वो कहलाती है अदिश राशि। और आगे देखते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ उसके गति की दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी राशि सदिश राशि कहलाती है। यहाँ पे फिर से देखो, किसी वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ, मतलब मान के साथ साथ, उसके गति की दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी राशि क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि वस्तु केवल O से A दूरी तय करे, O से A दूरी तय करे, तो O से तय की गई दूरी 50 किलोमीटर, O से A तक विस्थापन 50 किलोमीटर। मतलब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक तय की गई, यहाँ से कोई वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक चली है, तो यहाँ पे जाकर के रुक गई है, तो इसकी दूरी कितना, यहाँ पे मान लेते हैं ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, और ये क्या है 50। O से A तक चली है, तो यहाँ पे दूरी जो है 50 किलोमीटर है ना। दूरी कितना आ गया, 50 किलोमीटर, और O से जाकर के A तक रुक गई है, तो प्रारंभिक स्थिति ये, अंतिम स्थिति A, ये, ठीक है। तो यहाँ से की दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर।
तो इसका दूरी भी कितना है 50 किलोमीटर, विस्थापन भी क्या है 50 किलोमीटर, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति ये है और हमें पता है इन दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, तो वही आपका विस्थापन होगा, वही आपकी दूरी होगी। ठीक है, अतः विस्थापन व दूरी का परिमाण यहाँ पे क्या है, समान है। यदि वस्तु O से A तक जाए और पुनः O पर वापस आ जाए, मतलब कोई वस्तु O से A तक गई है, ठीक है, कोई वस्तु O से A तक गई है और उसी दिशा में A से पुनः O तक वापस आ गई है, तो इसकी दूरी मान लेते हैं 50 किलोमीटर इधर की तरफ, 50 किलोमीटर फिर इधर की तरफ, दूरी कितना हो गई 100 किलोमीटर, दूरी हो गई अब 100 किलोमीटर। लेकिन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को देखें तो वस्तु O से चलना स्टार्ट की है, A से पुनः फिर कहाँ पे आ गई है O तक, है ना। तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति यही है, अंतिम स्थिति भी यही है, तो विस्थापन कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर के पुनः रुक गया है, तो वो विस्थापन कितना आ गया 0 किलोमीटर, है ना। लेकिन दूरी 50 किलोमीटर, वो इधर की तरफ चला फिर से पुनः इधर की तरफ चला, तो 100 किलोमीटर आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखो, वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई OA से AO, मतलब मतलब अभी उदाहरण हमने देखा O से A तक, इधर की तरफ 50 किलोमीटर और पुनः इधर की तरफ पुनः आ गया, तो ये भी क्या 50 किलोमीटर, O से A तक चला, A से पुनः O में आ गया, तो 50 किलोमीटर यहाँ तो तक तो चला, फिर पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट आया, तो 100 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर विस्थापन देखें तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति भी यही है, तो 0 आएगा ना, किंतु विस्थापन क्या है 0 है, क्योंकि प्रारंभिक व अंतिम स्थिति क्या है समपाती समान है। इस तरह विस्थापन जो है 0 भी हो सकता है, चाहे तय की गई दूरी 0 ना भी हो, तय की गई दूरी कितना भी हो, लेकिन विस्थापन क्या है 0 भी हो सकता है। एक और उदाहरण द्वारा हम लोग विस्थापन और दूरी को समझते हैं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चला, उसके बाद 8 किलोमीटर जो है उत्तर दिशा में चला। एक व्यक्ति जो है 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, उसके बाद 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में, उसके बाद पुनः 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। तो अब इसकी दूरी बताओ। एक वस्तु जो है A से B तक चला, मतलब एक वस्तु जो है 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, उसके पश्चात 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में, उसके पश्चात 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। दूरी कितनी हो गई 3 और 8 11, 11 और 3 14, टोटल वो 14 किलोमीटर चला है। तो अब यहाँ पे उसकी विस्थापन कितनी आ गई, हमें ये पता है वो कितना दूरी तय किया है, 14 किलोमीटर चला है। अब विस्थापन को देखें तो विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी होती है। अब यहाँ पे इसकी दूरी कितनी है वो जाननी है हमें, तभी तो विस्थापन बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखो साइज सेम है, इधर का और इधर का साइज सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे 8 मीटर है तो यहाँ पर भी 8 मीटर ही आएगा। विस्थापन का परिणाम AD बराबर 8 मीटर है और विस्थापन A के उत्तर दिशा में है। विस्थापन A कहाँ पे है, उत्तर दिशा में है, इधर की ओर जा रहा है ना, ठीक है। विस्थापन उत्तर दिशा में है और कितना है 8 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पे मान 8 किलोमीटर है 8 मीटर है, तो यहाँ पे साइज भी हमें सेम दिख रहा है, ऐसे करके वो चला है तो इधर की तरफ ही तो आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 मीटर विस्थापन उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इस आप घर में अच्छे से दूरी को पढ़िएगा, विस्थापन को पढ़िएगा और गति के और उदाहरण ढूंढिएगा। ठीक, धन्यवाद।